उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद लगा जनता दरबार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुद सुनी लोगों की शिकायतें। 80 वर्षीय डॉक्टर की भावुक करने वाली फरियाद। असम विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल। विधेयक पर 27 मई को होगी चर्चा। सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू करने का है प्रस्तावित कानून का उद्देश्य। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगरा और जयपुर की यात्रा पर। कल क्वाड सम्मेलन में लेंगे भाग। आज भारत पहुंचेंगे जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री। एनआईए की जम्मू कश्मीर के कई मदरसों पर छापेमारी। शोपिया के दारुल उलूम सिराजुल उलूम में चला तलाशी अभियान। सैकड़ों छात्रों को दी जाती है धार्मिक शिक्षा। और देश के कई हिस्से सख्त गर्मी की चपेट में। विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते सतर्क रहने और सावधानी बरतने की दी सलाह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है उसके वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जनता दरबार शुरू कर दिया है। सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर जनता की भारी भीड़ इस समय देखी जा रही है और ममता के राज में न्याय से वंचित रहे लोगों का बड़ा जमावड़ा इस समय लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जनता दरबार शुरू किया, जहां जनता की शिकायतें, जनता की अर्जी सुनी जा रही है। सीधा मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों को मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का मौका पहली बार मिला है और इसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो बेहद भावुक कर देने वाली हैं। उसमें से एक कहानी 80 वर्षीय डॉक्टर की है, जिन्होंने सीएम के सामने अपनी फरियाद रखी है। शुभेंदु अधिकारी हैं जनता के मुख्यमंत्री, ये कहना है लोगों का, और शिक्षक डॉक्टर अपनी समस्याएं सीधे इस समय मुख्यमंत्री को बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद नवनिर्वाचित शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ लिया और एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन मोड में इस समय शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और इस समय इस बात की बड़ी खबर यह है कि जनता का बड़ा दरबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोगों का बड़ा जमावड़ा यहाँ सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, जहां आप देख रहे हैं कि हाथों में पर्चे लिए, यानी कि हाथों में वो अर्जियां लिए मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं आज़ादी के साथ, खुलेपन के साथ, जो कहीं ना कहीं पहले इन लोगों से वो आज़ादी और वो विचार, वो अभिव्यक्ति रखने की वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं से वो वंचित थे, जिसका खालीपन उनको सता रहा था। जो बात वो रख नहीं पा रहे थे, कई समस्याओं से जूझ रहे थे, वही सब जनता पश्चिम बंगाल के आज शुभेंदु के दरबार पर पहुंची है। शुभेंदु अधिकारी ने ये जनता दरबार लगाया है, जो जनता की समस्याएं, जनता की अर्जियां, जनता की अभिव्यक्ति, जनता की ये विचार सुनने के लिए ये जनता दरबार पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक कार्यालय के बाहर लगा है और जहां जनता की भारी भीड़। और ये देखिए, आप रजिस्ट्रेशन काउंटर भी देख सकते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक जनता को कतारबद्ध तरीके से अंदर भेजा जा रहा है, जहां शुभेंदु अधिकारी एक एक करके इन सभी लोगों की अर्जियां सुन रहे हैं। इसमें कई ऐसे वर्ग हैं जो शिक्षित वर्ग हैं, जिसमें एक 80 वर्षीय डॉक्टर भी वहां पहुंचे, जिन्होंने अपनी विचार शुभेंदु अधिकारी के साथ साझा किए।
हम लोग एक प्रोमोटर को वो दिया था डेवलप करने के लिए। वो बिल्डिंग बहुत प्राचीन था, उसको डेवलप करके न्यू फ्लैट बना के वो प्रोमोटर हम लोग को हैंड ओवर करेंगे, यही उम्मीद था। लेकिन देखा गया कि जो वो फ्लैट बनाने के बाद ही वही प्रोमोटर वो फ्लैट हैंड ओवर नहीं किया हम लोग को। उसका नाम है जय कामदार, अभी वो जेल में है। जय कामदार वही है प्रोमोटर। पहले हम लोग तो सोचे नहीं थे जो इतना बड़ा वो टीचर है, अभी वो जेल में है। उम्मीद है कि उनके पास आने से जो फ्लैट कैसे हम अब वापस ले लेंगे, कैसे मिलेंगे, वही हम लोग एडवाइस लेंगे। वो जब ऑपोजिशन लीडर था तब एक जैसा था, अभी वो रेस्पेक्टेड सीएम बन चुके हैं श्री शुभेंदु अधिकारी। ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो हम लोग पहले कभी कर नहीं पाए। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को हमने बोला जो आपका चाइल्ड समझे हमको बुला लीजिए, नहीं बुलाया। इतना दिनों का संघर्ष, हमको बहुत दिन जेल में डाला और लॉकअप किया, सैलरी स्टॉप किया, बहुत कोशिश किया हमको उन्होंने कंठरोध करने के लिए। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ हम लोग बात कर सकते, वो आम आदमी बात कर सकते। तो आप यहाँ देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के गठन होने के बाद जनता दरबार लगाया जा रहा है, जहाँ सीधा मुख्यमंत्री से संवाद किया जा रहा है। जनता वहां पहुंच रही है और अपनी फरियाद लेकर पहुंच रही है, अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रही है। इस समय हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इससे पहले भी 18 मई को जनता दरबार लगा था शुभेंदु अधिकारी का, और एक बार फिर से जनता दरबार लगा है। किस तरीके की शिकायतें लोग लेकर आ रहे हैं और पहले इस तरीके का माहौल कभी क्या देखने को मिला टीएमसी के कार्यकाल में? भावना, देखिए, पहला जो जनता का दरबार हुआ था 18 में, वो शुरुआत में था, सबको पता भी नहीं था। लेकिन आज की जो जनता दरबार है वो काफी सारे लोगों में बात फैल गई है कि सीएम सोमवार को जनता की दरबार भाजपा की कार्यालय में वो बैठ रहे हैं, जनता की दरबार सुन रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रात 2:30 बजे से 3 बजे से लोग, मैं वहीं पर खड़ा हूँ, यही वो कार्यालय है, वहाँ पे जनता का दरबार चल रहा है। जब कुछ देर पहले वो जब ऑपोजिशन लीडर था तब एक जैसा था, अभी वो रेस्पेक्टेड सीएम बन चुके हैं श्री शुभेंदु। उसी के बाहर अभी तक बहुत सारे लोग गेट के बाहर खड़े हैं, कतार में है। वो लोग एक एक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अपनी अपनी जो बातें हैं वो पहले जानते हैं, उसके जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो 80 साल का ये बुजुर्ग जो डॉक्टर प्रवीण मुखर्जी वो हो, या फिर सुमन विश्वास जो शिक्षक के मामले के समस्याओं को लेकर आए थे, उनका कहना है कि पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी दावा करती थी कि वो जनता की सीएम है, वो नॉन वीआईपी कल्चर में विश्वास करती है, लेकिन असल में उनके तक जनता पहुंच नहीं पाती थी। जैसे प्रवीण मुखर्जी का ही आप बात देख लीजिए, एक 80 साल का बुजुर्ग जीवन की जो कमाई है इसको पूंजी करके एक घर देते हैं, घर को डेवलप करने के लिए प्रोमोटर को देते हैं, और वो प्रोमोटर वो घर खा जाता है, देता नहीं है उनको। और उसको क्यों खा जाता है, कैसे ये संभव होता है? क्योंकि जय कामदार का जैसे लोगों का साथ है सोना पप्पू लोगों का लिंक, जो माफिया है, जो गुंडे हैं, सोना पप्पू जैसे लोग उनको मदद करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो शांतनु सिन्हा विश्वास जो डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर, भूतपूर्व सीएम के सिक्योरिटी विंग में थे, एकदम करीब थे। अगर मुख्य सीएम के पास, जब दादन सीएम ममता बनर्जी के पास किसको जाना होता था तो शांतनु सिन्हा विश्वास को बात कहकर, उनको बात बोलकर जाना पड़ता था। तो अगर जय कामदार के साथ शांतनु सिन्हा विश्वास का गठबंधन हो, जो पैसा खाने का गठबंधन हो, तो कैसे कोई पहुंचेगा अपने दरबार को लेकर? वहीं तो रुक जाता था। और यही सवाल उठ रहे, ममता बनर्जी ऐसे लोगों को क्यों बिठाया था वहां पर? और आज दूसरी ओर देखा जा रहा है कि एक सीएम अपने घर पर नहीं,
पार्टी ऑफिस के, बीजेपी के स्टेट बीजेपी के जो हेड क्वार्टर्स है वहां पर बिल्कुल। जनता के दरबार तो बिठाया सौरभ, जा कहीं ना रहा है। कहीं लोगों की समस्या को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा, और ये डबल इंजन की सरकार है। और इससे पहले भी जब जनता दरबार लगा था तब भी बहुत गंभीर तरीके से मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना था और बहुत सकारात्मकता दिखाई थी। आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनता दरबार में बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे, तो क्या कोई नंबर इस समय निकल कर आए कि अब तक कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? शुभेंदु अधिकारी कितने लोगों से इस समय मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि बुजुर्ग से लेकर युवा तक वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो देखा जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है और भी सारे लोग हैं। घंटा भर का ये कार्यक्रम चल रहा है। वो पहले से अपॉइंटमेंट था। इसी को लेकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर से अभी आखिर में जब ये पूरा जनता का दरबार आज खत्म हो जाएगा तो पूरा फिगर सामने आएगा कि कितने लोग आज जनता के दरबार में मिले। लेकिन अभी तक के लिए ये कहा जा रहा है कि 200 से भी ज्यादा लोगों से भेंट हो चुका है, उनकी समस्याएं सुनी जा चुकी हैं। और एक तरीके से जो लोगों का भी कहना है कि वो लोग जो आ रहे हैं वो पहले उनको अपनी बात कहने के लिए जो लोकल जो लीडर्स थे, लोकल जो पुलिस प्रशासन थे, एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ऊपर भरोसा करना था। लेकिन यहाँ पर आके वो एकदम डायरेक्ट सीएम, यानी जनता टू डायरेक्ट सीएम, ये जो कनेक्शन तैयार हुआ है और इससे बिल्कुल सौरभ, तो राजनीतिक तौर से भी देखें तो एक है। बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार इस चीज को प्राथमिकता दे रही है कि सरकार लोगों से सीधा संवाद करना चाहती है और सीधा उनके पास जाके उनकी फरियाद सुनना चाहती है, उनकी शिकायतें सुनना चाहती है, ताकि अगर बीच का कोई भी जो रास्ता है उसको हटा के सीधा सरकार और लोगों के बीच का ये संवाद, ताकि जो भी जो शिकायतें हैं उनका जल्द निवारण किया जा सके। जी देखिए, और यहाँ से जो बातें छान कर आती है, कैसे कैसे समस्याएं पूरी राज्य में है, कैसे 15 साल की ममता बनर्जी के शासनकाल में किस तरह की जुल्म, किस तरह की घटनाएं घटी है, किस तरह के कंप्लेन अभी तक है कि जिनके विचार नहीं मिले। कहीं पर ये भी देखा जाए कोई बात करने की आजादी नहीं थी, जमीन हड़प लिए गए हैं, नौकरी में घोटाला हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए हैं उनमें से भी कुछ लोग आए हैं, उनका भी कहना है कि उनके जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर भी काफी सारी समस्याएं हैं। तो इन सारे बातों को लेकर माना जा रहा है कि यहीं से एकदम ग्राउंड से सीधे जनता से ये फीडबैक आ रहा है कि असल में बंगाल में क्या चाहिए, क्या पॉलिसीज होना चाहिए, विकास का रोड मैप क्या होना चाहिए, किन किन समस्याओं को सरकार को तुरंत सुलझाना चाहिए और क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जिसके चलते ये जो सारे लोग हैं उनको राहत मिले। तो एक तरफ से यहाँ के इस मीटिंग के बाद ही सीएम शुभेंदु अधिकारी नवान्न में जाएंगे, स्टेट सेक्रेटरीट में जाएंगे और वहां पे जाके अधिकारियों के साथ बैठेंगे। और हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा है कि जो जनता के पास से जो फीडबैक आ रहे हैं उसी के चलते जो कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो तुष्टिकरण की राजनीति हो या फिर ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है, जितने भी अवैध निर्माण है उसके ऊपर, कहीं ना कहीं माना जा रहा है असल में ये जो जनता है जो शिकायतें लेकर आ रही है वहीं से जो बातें छान कर आ रही है उसी के ऊपर ये सरकार काम करना चाहती है सीधा। क्योंकि इनका मानना है भाजपा का कि इस बार की जो सरकार बनी है वो जनता की सरकार है। तो जनता की सरकार है तो जनता के मन में क्या है, जनता क्या कहना चाहती है, वो किस तरह की सरकार चाहती है, किस तरह की विकास चाहती है, वो एकदम डायरेक्ट जनता से सुनाई जा रहे हैं। और सिर्फ सीएम नहीं सुन रहे हैं, सारे पार्टी के वर्कर्स सुन रहे हैं। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे बड़ा परिवर्तन यहाँ पश्चिम बंगाल में दिखता हुआ नजर आ रहा है, जब जनता दरबार के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और बहुत ही सकारात्मकता के साथ सभी को एक एक सुनकर उन पर गंभीरता से विचार करते हुए उनके सॉल्यूशंस को लेकर भी, उनके उपायों को लेकर भी यहाँ पहल की जा रही है। तमाम जानकारियों के साथ सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ असम से भी एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से बड़ी एक खबर जुड़ी हुई है। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने ये विधेयक, अहम विधेयक पेश किया है। यूसीसी से जुड़ा ये विधेयक है। विधेयक पर अब 27 मई को चर्चा निर्धारित की गई है, यानी 27 मई को ये चर्चा
होगी। एक दिन बाद छोड़ के, आज 25 तारीख है तो एक दिन छोड़ के 27 मई को इस पर चर्चा होगी। विवाह की कानूनी आयु और बहुविवाह से जुड़ा ये मुद्दा है और उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप से भी जुड़े मुद्दे इस यूसीसी कानून में शामिल किए गए हैं। यानी ये सभी प्रावधान इस कानून में हैं जो असम विधानसभा में पेश किया गया है। धार्मिक प्रथाएं और जनजातीय समुदायों को छूट इसमें दी गई है। 13 मई को कैबिनेट ने विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब 27 मई को इस पर चर्चा होगी और असम यूसीसी विधेयक पेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। तो असम से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया है असम विधानसभा में। अब 27 मई को इस अहम विधेयक पर चर्चा की जाएगी और कुछ ही दिन पहले कैबिनेट से इससे मंजूरी मिली थी। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने ये विधेयक पेश किया है और अब यूसीसी विधेयक पेश करने वाला असम तीसरा राज्य बन गया है। इस समय डिब्रूगढ़ से हमारी संवाददाता सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ गई है। सुबीना, एक अहम विधेयक है यूसीसी, असम विधानसभा में भी इसको पेश कर दिया गया। अब 27 मई को इस पर चर्चा होगी। क्या इस विधेयक के अहम प्रावधान हैं? जी, बहुत ही गुड मॉर्निंग है भावना। आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असम असेंबली जो है आज तीसरा दिन है और ये जो स्पेशल सत्र इस बार का है 21 से 26 मई तक होगा और यूसीसी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट था बीजेपी का, और उन्होंने कहा था कि अगर इस बार हम सरकार में आ जाते हैं तो ये इस विधेयक को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसी के दिशा के तरफ जो है इस बार जो है सबसे पहला जो विधेयक जो है यूसीसी पेश किया गया है। आज ही अतुल बोरा जो कि मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर है असम में, उन्होंने पेश किया है। और उससे पहले जो जब सदन शुरू हुआ भावना, उससे पहले ही जो है रंजीत दास जो कि इस बार के स्पीकर है असम असेंबली में, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया था उसी दिशा की ओर अग्रसर करते हुए जो है हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। और अगर भावना यूसीसी असम में लागू हो जाता है तो ये तीसरा राज्य होगा गुजरात और उत्तराखंड के बाद जो कि यूसीसी विधेयक जो है लागू करेगा। इसमें कुछ खास प्रावधान है। बेसिकली अगर हम कहें ये हमारे जो लॉज रिलेटेड टू मैरिज है उसको सिंप्लीफाई करता है और इसमें इस बार जो है लिव इन रिलेशनशिप, फिर डाइवोर्स हो गया, फिर इनहेरिटेंस, ये सब जो प्रावधान है इन सबको जो है सिंप्लीफाई करते हुए और साथ में जो लीगल मैरिज का एज है उसको भी बढ़ाते हुए प्रोविजंस में जो है 18 इयर्स लड़कियों के लिए और 21 इयर्स मेन के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ जो है रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन आया है लिव इन रिलेशनशिप में, ताकि जो है इस लॉ के तहत जो भी इसमें बच्चे आते हैं उनको जो है प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन मिले। तो इन सब और जो है डाइवोर्सेस को लेके भी, मतलब कि बेसिकली जो है पॉलीगैमी को रोकने के लिए अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर उसका जो है रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर डिवोर्स हो, तो पॉलीगैमी को बेसिकली जो है कर्टेल करने के लिए जो है यूसीसी लाया जा रहा है असम में। साथ ही साथ जो है और भी कुछ जो प्रावधान में है जो सिंप्लीफाई किया जाएगा इस लॉ को, जितने भी प्रोसेसेस हैं इसके रिलेटेड उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और ये जो सबसे पहला जो कैबिनेट मीटिंग में उसी में पारित किया गया और कुछ दिन पहले ही जो असम के मुख्यमंत्री ने जो प्रेस को एड्रेस किया उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो है जो असम की जो जनजातियां जो भी ट्राइबल्स हैं तो उनका जो भी लॉज है उनको इस यूसीसी एक्ट से अलग रखा जाएगा। उनका जो भी कस्टमरी जो शादी के पोशाक है, प्रावधान है, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यूसीसी बिल का, आज जो है पेश किया गया है और 27 मई को जो है भावना
इस पर जो है डिस्कशन होगा। ऑपोजिशन के जो नेता है उन्होंने कहा है कि इस पर जो है मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है, माइनॉरिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ जो है अच्छे तरीके से डिस्कशंस, डेलिबरेशंस हो, ताकि जो है मिल के जो है अच्छा सा एक लॉ बन के तैयार होके आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। भाव सुबीना, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इस समय ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इसके बाद मार्को और जेनेट रूबियो ने डायना चेयर पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके बगल में बैठ गए। साथ ही आपको बता दें कि फिर तीनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। रूबियो के साथ करीब 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी आगरा पहुंचा। करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमने के बाद मार्को होटल अमर विलास के लिए रवाना हो गए। यहां लंच के बाद दोपहर विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले खेरिया एयरपोर्ट पर कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने रूबियो को रिसीव किया। यहां से रूबियो सीधे ताजमहल पहुंचे। गोल्फ कार्ट में बैठकर ताज परिसर तक गए। दौरे से पहले ही ताजमहल में बैरिकेडिंग कर दी गई। अंदर मौजूद टूरिस्टों को बाहर कर दिया गया। रविवार को एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल तक सुरक्षा व्यवस्था और रूट का रिहर्सल किया गया था। We're still a work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. नई दिल्ली में कल होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग आज भारत आ रही हैं। उनके साथ ही जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर यह बड़ी बहुपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। ये शीर्ष नेता अमेरिकी प्रतिनिधि रूबियो के साथ मिलकर एक मंच पर अहम चर्चा करेंगे। 4 देशों के इस बड़े जमावड़े में वैश्विक सुरक्षा और आपसी सहयोग पर गहराई से मंथन किया जाएगा। क्वाड के लिए मंच तैयार हो चुका है। आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्वाड का जो महामंथन हो रहा है आखिरकार उसका उद्देश्य क्या है। भारत की मेजबानी में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। कल ये बैठक होगी, यानी कि 26 मई को नई दिल्ली में ये बैठक होगी। और आपको पता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही भारत की यात्रा पर है और ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री आज भारत आ जाएंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री पहले से ही भारत में मौजूद है। जापान के विदेश मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जुलाई 2025 में वॉशिंगटन में चर्चा को अब आगे बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग पर विचार विमर्श किया जाएगा, यानी कि क्वाड की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर समीक्षा होगी और क्वाड पहलों की प्रगति पर भी समीक्षा होने वाली है। साथ ही समुद्री सुरक्षा यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हाल के घटनाक्रम पर भी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, यानी कि वो मुद्दे जो इस समय वैश्विक परिदृश्य में
में खबरें बटोरे हुए हैं उन पर चर्चा होगी। खासकर जिस तरीके से एक समय रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहीं पश्चिम एशिया में संकट भी चल रहा है, मुक्त और खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण पर जोर दिया जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को सुदृढ़ करने की भी यहाँ प्रतिबद्धता जाहिर की जाएगी। रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग पर भी विचार होगा। साथ ही आपको बता दें कि आर्थिक एवं विकास पहल पर भी इस क्वाड जो बैठक होने वाली है विदेश मंत्रियों के बीच, 4 देशों के बीच, उस पर भी फोकस रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में तनाव पर बातचीत होगी। क्वाड 4 समूहों का देश है, 4 देशों का समूह है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बातचीत संभव हो सकती है। सभी विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे ये सभी विदेश मंत्री। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। दरअसल ट्रंप नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब खबर तेल की कीमतों से जुड़ी हुई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल का असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आज से पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और एक बार फिर से इजाफा हुआ है। अगर 2 हफ्तों में देखा जाए तो ये चौथी बार इजाफा है। ₹2.61 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। वहीं डीजल की बात करें तो ₹2.71 प्रति लीटर का इजाफा डीजल के दामों में हुआ है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में आपको बता दें कि दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत है 102.12 रुपए और डीजल की कीमत है 95.2 पैसे पहुंच गई है, आपको बता दें। और इस वृद्धि की मुख्य वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है। जंग की आहट से पहले जो क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल पर था वो अब $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है और इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है और आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और आइए अब बात करते हैं एनआईए के बड़े एक्शन की। आज बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की है। एनआईए ने दारुल उलूम, सिराजुल उलूम समेत जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 स्थानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार एनआईए अधिकारियों ने तड़के शोपियां के इमाम साहिब इलाके में स्थित एक शिक्षण संस्थान में तलाशी अभियान चलाया। ये संस्थान सैकड़ों छात्रों को धार्मिक और औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए की एक अन्य टीम ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख शहजादा औरंगजेब के मोलू चित्रगाम स्थित आवास पर भी छापा मारा। और आइए अब खबर भीषण गर्मी के सितम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे ज्यादा तापमान यानी कि 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 से लेकर 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है, जिससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। देश के कई इलाकों में इस वक्त लू का असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच नेशनल हेल्थ मिशन ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट जारी की है। और ये क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट में जब आप अगर सफर पर निकले तो इन गलतियों
को बिल्कुल ना दोहराएं, क्योंकि इस समय कई राज्यों पर ऑरेंज और रेड अलर्ट है और ये गर्मी जानलेवा हो सकती है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या करना चाहिए इस समय पे और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। छोटे घूंट लेकर पानी लगातार आप पीते रहें। भारी तला भुना या बाहर का खाना इस मौसम में बिल्कुल ना खाएं। इसके साथ ही थकान होने पर तुरंत रुक कर आराम कर लें और जो दोपहर का जो पीक टाइम जिसे कहा जाता है 12 से 3 बजे का, उस समय आप घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक बिल्कुल ना निकलें और रुकने के लिए छायादार और ठंडी जगह चुनें। वाहन में एसी का तापमान कम ना रखें। इसके साथ आपको बता दें कि घर से हल्का नाश्ता करके जरूर निकलें। खाली पेट बिल्कुल भी यात्रा ना करें, इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। साथ ही और भी कई ऐसे उपाय हैं जो इस जानलेवा गर्मी के लिए दिए गए हैं, वो आप ज़रूर अपनाएं ताकि इस भीषण गर्मी में आप लू या हीट वेव में जो हीट स्ट्रोक हो सकता है उससे आप बच सकें। इस मौसम में क्या होता है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास गाइडलाइंस आती हैं ताकि उनको लू ना लगे। तो WHO के उपायों से आप बच्चों का बचाव इस लू के दौरान कर सकते हैं ताकि उनको हीट स्ट्रोक इस दौरान ना आए। हालांकि इस समय बच्चों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां स्कूलों की हुई हैं, लेकिन अनावश्यक तौर पर बच्चों को बाहर ना निकालें, हीट स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में अगर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है तो बच्चे इस समय घर से बाहर ना निकले। तेज सिरदर्द या फिर ज़्यादा पसीना अगर आए तो ज़रूर कुछ ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि ये हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो सके। छायादार जगह पर बैठ जाएं। तेज धड़कन हो, सांस फूलना या चक्कर आए, ऐसे में बच्चों का ख्याल रखें। मांसपेशियों में ऐंठन या बेहोशी महसूस हो तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ एक और बड़ा सिम्टम है जो हीट स्ट्रोक से जुड़ा हुआ है या हीट वेव या लू लगने का जुड़ा हुआ है, वो है अगर आपके बच्चे को उल्टी महसूस होती है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, तो आप ज़रूर ऐसे उपाय करें ताकि आप अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकें। अब अगर आपके बच्चे को लू लग गई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों को तुरंत छायादार जगह ज़रूर लेकर जाएं और होश में होने पर ORS पानी पिलाएं, यानी कि अगर बेहोशी हो रही है तो बिल्कुल भी कुछ ना खिलाएं और कुछ ना पिलाएं, ये ज़रूरी है इस समय। और हल्के और सूती कपड़े पहनकर ही बाहर निकले इस समय। बच्चों को भारी या गर्म कपड़े बिल्कुल इस समय ना पहनाएं। पैर ऊंचे रखें, ठंडे पानी से स्पंज करें अगर आपके बच्चे को लू लग गई है और दोपहर के समय बच्चों को बाहर ना निकालें। तो ये सभी उपाय आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को लू लग गई है। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियां आप सभी के लिए आनंद, उत्साह और नए शोध का समय लेकर आती हैं। किशोर और युवा इन छुट्टियों में नई भाषा या नया कौशल सीख सकते हैं। प्रिय अभिभावकों, मेरा आपसे आग्रह है कि इन छुट्टियों में बच्चों को ननिहाल दरिहाल जरूर लेकर जाएं। उन्हें परिवार के साथ समय बिताने दें ताकि वे अपने संस्कारों और परंपराओं को निकट से जान सकें। ग्रीष्मावकाश में आप बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का भी प्रयास करें। मेरी आप सभी से अपील है कि इन छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का भी संकल्प लें। छोटे छोटे प्रयास ही भविष्य के बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बच्चों के लिए पत्र। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान। अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ, स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित साल 2026 के नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वाले में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन और बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में अभिनेता आर माधवन, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने जिस तरह से जमीनी कार्य करने वालों को सम्मानित किया, उसको लेकर पद्म पुरस्कार विजेता काफी खुश नजर आए। दूरदर्शन न्यूज ने भी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। In the recent past, during last 10 years or so, Government of India has been recognizing many unsung heroes across the country, working silently in various fields and contributing to our country's growth and development. I am grateful that Government of India has recognized my efforts towards reforming higher education in India. हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जन सेवा करने वाले लोगों को उत्साहित किया है। इसको देख कर के और लोगों को उत्साह मिलेगा और ऐसे कमज़ोर तबके की हमारे दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए लोग उत्साहित होंगे। तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार ने हमारी ये मध्ययुग की कला आख्यान परंपरा प्रेमानंदीय वो कला का गौरव किया। मध्यकालीन युग में नरसिंह भक्त हो गया, उनका गौरव किया, गुजराती भाषा का गौरव किया। इससे हमें बड़ा आनंद होता है। आज लगता है कि आज तो हमारी ये दिवाली है। बस भारत सरकार का हम अभिनंदन करते हैं। I'd like to thank the government and the whole family is very proud of it. बहुत बढ़िया है कि the government is really recognizing people, so it's wonderful and it is an honor. एक एक्टर को सबसे ज़्यादा अच्छा तभी लगता है कि जब प्रेक्षक उन्हें मिलते हैं। ये एक कला ऐसी है। भारत सरकार मेरा प्रेक्षक रहा, उन्होंने मुझे मेरा काम देखा होगा तभी तो मुझे बुलाया होगा। बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के कैलाश चंद्र पंत से, जिन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक जागरण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। कहते हैं पढ़ना एक वार्तालाप की तरह होता है, क्योंकि पुस्तकें ये भी बात करती हैं। इसलिए तो ये पुस्तकें, ये साहित्य हमारी सोच को समृद्ध करती है। शायद यही कारण रहा कि एक जाने माने साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत जी ने एक ऊंचे स्तर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आने का निर्णय ले लिया और हिंदी सेवा में जुट गए। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विचार और पहचान की वाहक होती है। कुछ लोग जीवन पर्यंत एक भाषा की आत्मा को जीवित रखते हैं, शब्दों को विचार बनाते हैं और विचारों को समाज की शक्ति। ये कहानी है वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और समर्पित हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक जागरण को समर्पित कर दिया। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे पंत जी ने संस्कारों से समृद्ध परिवेश और गहन सामाजिक चेतना के साथ अपने व्यक्तित्व को विचारशीलता और भारतीयता से आलोकित किया। हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम, समाज के प्रति समर्पित दृष्टि और राष्ट्र भावना से जुड़े चिंतन, इन्हीं मूल्यों ने कैलाश चंद्र पंत को एक विशिष्ट पहचान दी। कॉलेज जीवन में ही पत्रकारिता से जुड़ाव हो गया था,
विनोबा जी की पद यात्रा को मैंने कवर किया था इंदौर जिले में, और दैनिक जागरण में उसकी रिपोर्ट छपी कि मैं एक अच्छा वाद विवाद करने वाला व्यक्ति था, और कॉलेज जीवन में अनेक उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ा। पहले दैनिक अखबारों में काम किया, फिर अपना साप्ताहिक जनधर्म निकाला। जब मैंने हिंदी भवन का काम संभाला तो मुझे लगा कि ये काम बहुत कठिन है, साधारण नहीं है, और उसके लिए साधन नहीं है। ये सब देखकर मैंने अपना पूरा समय हिंदी भवन के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैलाश चंद्र पंत ने सुरक्षित नौकरी का सहज मार्ग नहीं चुना, बल्कि उसे त्याग कर स्वतंत्र पत्रकारिता और हिंदी सेवा का कठिन पथ अपनाया। उनकी लेखनी ने केवल लिखा नहीं, बल्कि समाज को सोचने, जागने और एक सूत्र में जुड़ने की नई दिशा दी। कैलाश चंद्र पंत की कृतियां दिखाती हैं कि साहित्य समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति भी है। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो शब्द केवल लिखे नहीं जाते, वे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। भारत तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने की राह पर है। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी कि नेशनल सोलर मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत ने अपनी कुल स्थापित सौर क्षमता को 150 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है, जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी की वैश्विक दौड़ में एक बड़ी ताकत बनता जा रहा है। देश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल करते हुए 150 गीगावाट से ज्यादा स्थापित क्षमता पार कर ली है, और सिर्फ पिछले एक साल सोलर क्षमता में रिकॉर्ड 44 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। सरकार इसे भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति बता रही है, तो वहीं एक्सपर्ट्स इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सोलर मार्केट्स में शामिल हो चुका है, जहां बड़े बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर और गांवों तक पहुंचती स्वच्छ ऊर्जा देश की नई ऊर्जा तस्वीर बदल रहे हैं। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संस्था नेट कनेक्ट फाउंडेशन को दिए जवाब में ये स्पष्ट किया है कि ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी राष्ट्रीय सौर मिशन और कई सरकारी योजनाओं की वजह से संभव हुई है। सरकार का फोकस सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि हर घर, हर गांव और किसानों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर भी है। इसी रणनीति के तहत रूफटॉप सोलर से लेकर किसानों के लिए सोलर पंप और देश भर में बड़े सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही भारत अब सिर्फ सोलर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के तेजी से बढ़ते सोलर मार्केट्स में भारत अब शामिल हो चुका है। 2014 के बाद से सोलर सेक्टर में तेज निवेश, नई नीतियां और निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी ने भारत की ऊर्जा तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। आज राजस्थान से गुजरात तक और लद्दाख से तमिलनाडु तक देश के कई हिस्से सोलर एनर्जी हब बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि भारत अब दुनिया के बड़े ग्रीन एनर्जी खिलाड़ियों में गिना जाने लगा है। नेट कनेक्ट फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री से स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर देशव्यापी मास सोलर मिशन शुरू करने की मांग भी की है। फाउंडेशन का मानना है कि अगर सौर ऊर्जा को जन आंदोलन बनाया जाए तो भारत तेजी से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की ओर बढ़ सकता है। इसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल, सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क और किसानों के लिए सोलर पंप जैसी सुविधाओं को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की मांग की गई है। साथ ही MSMEs को जोड़कर देश में ग्रीन जॉब्स और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी मजबूती देने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की बढ़ती सोलर क्षमता सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि देश की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए भी बेहद अहम है।
सौर ऊर्जा अब सिर्फ पर्यावरण बचाने का विकल्प नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत और रणनीतिक मजबूती का बड़ा आधार बनती जा रही है। 150 गीगावाट का ये आंकड़ा सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो आने वाले समय में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जहां भारत दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की नई दिशा दिखाने की तैयारी कर चुका है। आंचल गुलाटी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज देश भर में आस्था का पर्व गंगा दशहरा पूरे हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री राम लला की पावन नगरी अयोध्या में सरयू नदी के तटों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज का दिन बेहद ही पावन है, गंगा दशहरे का दिन है। अयोध्या घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहां देखने को मिल रही है। आज का दिन गंगा नदी में पावन डुबकी लगाने के लिए बेहद ही खास माना जाता है। ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 करोड़ महिलाएं आज गांवों की तस्वीर बदल रही हैं। केंद्र सरकार की लखपति दीदी, बीसी सखी और अब शी मार्ट जैसी पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की एक खास रिपोर्ट। कभी छोटी बचत तक सीमित रहने वाले स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर 10 से 25 महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह होता है, जहां सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी बचत जमा करती हैं। इसी बचत को जरूरत पड़ने पर समूह की महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 90 लाख से अधिक एसएचजी से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इन समूहों के जरिए महिलाओं को बिना गारंटी बैंक ऋण, डिजिटल बैंकिंग और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY NRLM के तहत महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार ने अब तो शी मार्ट यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की शुरुआत भी की है। इसके तहत एसएचजी से जुड़ी महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर खोले जा रहे हैं, ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 65,000 से अधिक महिलाएं बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बनकर गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि एसएचजी मॉडल ने गांव में साहूकारों पर निर्भरता कम की है और महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि एसएचजी महिलाओं को ऋण देना जोखिम नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए सबसे सुरक्षित निवेश है। स्वयं सहायता समूह का आपस में सम्मेलन किस प्रकार से फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों के साथ में और पैक्स के साथ में और कोऑपरेटिव सिस्टम को और पूरे कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ में कैसे किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे जहां बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट और कई ऐसे जो गैर एमएसपी फसलें हैं उनके मार्केटिंग में भी स्वयं सहायता समूह का प्रयोग किया जाता है। आज की तारीख में लाखों स्वयं सहायता समूह अलग अलग क्षेत्रों में करोड़ों महिलाओं के लिए एक उनकी जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि गांव की सामाजिक और आर्थिक दिशा भी तय कर रही हैं। सरकार की नई योजनाओं के साथ अब उम्मीद है कि गांव से निकलने वाली ये दीदियां लखपति से करोड़पति बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगी। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको खेल की खबरों से रूबरू करा देते हैं। एक गेंद 90 मिनट का खेल और करोड़ों दिल की धड़कन। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दुनिया को जोड़ने वाली भावना है। गली मोहल्लों से लेकर विश्व कप के भव्य स्टेडियम तक फुटबॉल का जुनून हर देश और हर पीढ़ी में दिखाई देता है। इसी कड़ी में 25 मई का दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो खेल, भावना, एकता और युवाओं को प्रेरित करने वाले इस वैश्विक खेल को समर्पित है।
विश्व फुटबॉल दिवस पर दुनिया भर के खेल प्रेमी फुटबॉल के प्रति अपने जुनून और एकता का उत्सव मना रहे हैं। हर साल 25 मई को मनाया जाने वाला ये दिवस विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की विरासत और लोगों को जोड़ने की उसकी ताकत को समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी। 25 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1924 में इसी दिन पेरिस ओलंपिक में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। फुटबॉल आज केवल एक खेल नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा बन चुका है। छोटे गांव से लेकर बड़े महानगरों तक हर जगह फुटबॉल का जुनून देखने को मिलता है। फीफा के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 25 करोड़ से अधिक खिलाड़ी सक्रिय रूप से फुटबॉल खेलते हैं, जबकि अरबों प्रशंसक इस खेल से जुड़े हैं। फुटबॉल की सबसे बड़ी खासियत है भाषा, संस्कृति और सीमाओं की दीवारों को तोड़कर लोगों को एक साथ जोड़ना। यही वजह है कि विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट वैश्विक उत्सव बन जाते हैं। पेले, डिएगो मैराडोना, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और उपलब्धियों से इस खेल को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत में भी फुटबॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इंडियन सुपर लीग और अलग अलग जमीनी स्तर की प्रतियोगिताओं ने देश में फुटबॉल को नई पहचान दी है। वहीं महिला फुटबॉल में भी लगातार प्रगति देखने को मिल रही है। दुनिया भर में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी है और बड़े टूर्नामेंट्स में दर्शकों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है। तो जाहिर है फुटबॉल हर वर्ग, हर आयु के लोगों को समान रूप से प्रेरित करता है। विश्व फुटबॉल दिवस का उद्देश्य केवल एक खेल का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि युवाओं को फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क और भाईचारे का संदेश देना भी है। ये दिन याद दिलाता है कि खेल समाज को जोड़ने और सकारात्मक बदलाव लाने का एक मजबूत माध्यम है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।